गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड सी टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 5 का मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा सी टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नेम क्या है, जल। ठीक है, तो जल के बारे में हम इसमें समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थलशाला किसे कहते हैं। ठीक ना, व्हाट इज़ थलशाला। तो थलशाला किसे कहते हैं, वह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। ठीक ना, थलशाला क्या है, छोटा सा होता है। उसमें कौन सा पौधा को रखा जाता है, तो घर में जो आप पौधा रखते हैं उसमें आप रखते हैं। ये कृत्रिम आहारता है। ठीक है, कृत्रिम साधन है। ठीक है, देखिए इस तरह से होता है थलशाला। देखिए ये क्या है, थलशाला है। ये एक जार है और जार में आप छोटे छोटे पौधे को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर। आगे हम लोग समझते हैं। देखिए जल चक्र क्या है ना। जल चक्र क्या है उसको हम लोग पिछले भी वीडियो लेक्चर में समझे थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी समझ लेंगे कि जल चक्र क्या है। यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा कि ये जो जल है, जो पृथ्वी पर जल होता है, वो क्या होता है, वाष्प बनकर फिर ऊपर चला जाता है और वो वाष्प क्या होता है, बादल के रूप ले लेता है। और बादल जब इकट्ठा हो जाता है, सघन हो जाता है, तो वो क्या होता है, वो बारिश के रूप में पृथ्वी पे गिरता है ना। तो इसी और फिर पृथ्वी पर क्या होता है, वाष्प बन के फिर ऊपर चला जाता है। इस तरह का जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। राइट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि आलवण जल के मुख्य स्रोत क्या क्या होता है। ठीक ना, तो आलवण जल मीन्स क्या होता है, वैसा जल जिसमें नमक नहीं हो। ठीक ना, उसको हम क्या कहते हैं, आलवण जल। ठीक है, तो आलवण जल का मुख्य जो स्रोत है वो है नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। ये चारों चीज़ में जो है, जो जल होता है वो आलवण होता है, उसमें नमक की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, महासागरों एवं समुद्रों का जल में लवण होता है, इसे लवणीय जल कहा जाता है। ठीक है, इसमें अधिकांश जो है नमक, सोडियम क्लोराइड या आप नमक कह सकते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ तक क्या समझे, हम लोग यहाँ तक समझे हैं कि आलवण जल किसे कहते हैं, जिस जल में नमक की मात्रा नहीं होता है उसे आलवण जल कहते हैं, और जिस जल में नमक की मात्रा होता है उसे लवण जल कहते हैं, लवणीय जल कहते हैं। ठीक है, तो आलवण जल हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो ये मिल सकता है नदी से, ताल से, सोते से और हिमनद से। ठीक ना, और लवणीय जल की बात हम करें तो ये कहाँ मिलेगा, महासागरों में मिलेगा, समुद्रों में मिलेगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो कुछ डाटा है उसको आप ध्यान में रखेंगे, जल का वितरण। ठीक ना, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का सतह का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, फिर भी हम लोगों को जल का समस्या होता है ना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी पे 3/4 भाग में सिर्फ जल ही जल है। ठीक ना, फिर भी हम लोगों को जल की समस्या क्यों होता है, तो यहाँ बात आती है कि वो सारे जो जल है, वो सारा जल क्या है, लवणीय जल है। उस सारे जल में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है वो। और जो 3% जल है वो हमारा अलवणीय है, पीने लायक है, इसलिए पीने वाला जल का कठिनाई होता है। ठीक ना, लवणता, देखिए लवणता को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो
1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा जो होती है, महासागर की जल की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें 35 ग्राम जो है प्रति 1000 ग्राम में, मतलब 1000 ग्राम जल लिए उसमें 35 ग्राम आपको नमक मिलेगा, ठीक ना। और एक बात आता है कि मृत सागर जो है, इसका नाम मृत सागर क्यों रखा गया है, तो मृत सागर में जो नमक का मात्रा है अत्यधिक है, ठीक ना, इसलिए कोई भी जीव वहाँ पर उस सागर में जीवित नहीं रह पाता है और इसका नाम मृत सागर रखा गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मृत सागर कहाँ है, तो मृत सागर जो है इजराइल में है। कहाँ है? इजराइल में है। मृत सागर के जल में कितना नमक की मात्रा है, तो आप 1 लीटर अगर पानी लेते हैं तो उसमें 340 ग्राम जो है आपको नमक निकल जाएगा, ठीक है। और इसका एक और विशेषता है कि ये जो इतना अधिक नमक रहने के कारण, लवणता रहने के कारण, इसमें तैरने जो तैराक होता है उसे बहुत हेल्प करता है ये पानी, क्योंकि जो नमक की अधिकता इसे सघन बना देता है और तैराकी जो है आराम से तैर जाता है, ठीक ना। वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं महासागरीय परिसंचरण। तो महासागरीय परिसंचरण जो है उसमें महासागर के बारे में हम पढ़ेंगे, समुद्र के बारे में पढ़ेंगे, महासागरीय जो जल है उसकी गति कैसी होती है, ये सारे चीज़ के बारे में हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, मतलब आपको कुछ मैजिक सा फील होगा। पुलीन पर नम बालू, पुलीन क्या होता है हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। पुलीन क्या होता है, तो पुलीन होता है समुद्री तरंग जो उठता है, समुद्र में जो तरंग उठता है वो किनारा पर क्या करता है, अवसाद को जमा कर देता है और उसी को पुलीन कहते हैं, ठीक है। तो पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ मोहित करने वाला प्रतीत होता है, बहुत अच्छा फील होता है ना। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि महासागरीय जल जो है वो कैसा होता है, स्थिर होता है या गतिमान होता है। तो महासागरीय जो जल है वो हमेशा कैसा होता है, गतिमान होता है, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट बात हम करें तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है, जो ताल होता है या झील होता है उसका जल क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। अब महासागरों की गतियां को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो महासागर जो है उसका जो गति होता है उसको इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। अब ये तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और ये तीनों पॉइंट को समझते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। जब समुद्री सतह पर क्या होता है, पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर तेज पवन बहती है तो तरंगे भी उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। तरंग समुद्र पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। देखिए, जब आप समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे आप बॉल खेल रहे होते हैं तो आपका बॉल अगर गिर गया जल में तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि जब जल में बॉल गिर गया तो तरंग उठेगा और तब आपका बॉल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और फिर वापस जाएगा तो नीचे चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कहा गया कि बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौटती है। जब महासागरीय सतह पर जल
लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। ठीक है, तरंग किसे कहते हैं? जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे तरंग कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सुनामी क्या होता है। ठीक है, तूफान के तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है, उसी को हम सुनामी कहते हैं। या तो फिर इसी के कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? सुनामी उत्पन्न होता है, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी की कुछ और विशेषता है कि 15 मीटर तक की ऊंचा वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। ठीक है, अब तक जो सबसे विशाल सुनामी उत्पन्न हुआ है वो कितना है? 150 मीटर। ठीक है, ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति चलती है। ठीक है, 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा वर्ष में जो है भारत में सुनामी बहुत विनाशकारी हुआ था? तो 2004 में। ठीक है, सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। क्या हुआ था? 2004 में जब सुनामी भारत में आया था तो ये सुनामी बहुत विनाशकारी था। इसके कारण क्या हुआ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें इंदिरा पॉइंट क्या हुआ था? डूब गया था। ठीक है, थोड़ा सा और हम यहाँ समझ लेंगे कि सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी कौन सा भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंग। क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका जो अर्थ रखा गया है पोताश्रय तरंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझेंगे ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, दिन में कितने बार? तो 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब ज्वार क्या होता है और भाटा? जब ये जल जो है उठता है उसे ज्वार कहते हैं, जब गिरता है उसे भाटा कहते हैं। देखिए, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। और जब निम्नतम स्तर तक आ जाता है, तट से पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। सीधी सी आप समझिए कि जब महासागरीय जल जो है उठता है, ठीक ना, उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब महासागरीय जल जो है नीचे आता है, उसकी जो स्तर है निम्न हो जाती है, तो उसे हम भाटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ था। ये फिगर से पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे, है ना। तो यहाँ देखिए लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा जो है वो क्या है? लघु ज्वार भाटा तो लघु मीन छोटा, तो कम ज्वार भाटा जो है, छोटा ज्वार भाटा कब आएगा? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी लाइन में नहीं होगा, तब क्या होगा? लघु ज्वार भाटा होगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सूर्य, देखिए सूर्य यहाँ है, सूर्य यहाँ है, सूर्य से सीधी पृथ्वी है, बट ये जो चंद्रमा है ये तीनों एक लाइन में नहीं है। ये अगर तीनों सीधी एक लाइन में होता तब ये क्या होता? ज्वार भाटा जो है तीव्र होता, इसे बृहद ज्वार भाटा कहते। लेकिन ये तीनों एक लाइन में नहीं है, इसलिए यहाँ जो है जो ज्वार भाटा उत्पन्न होगा वो क्या होगा? लघु ज्वार भाटा होगा। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग और मेन पॉइंट को समझते हैं। बृहद ज्वार भाटा क्या होता है? यहाँ से आप फिगर से समझिए। फिगर से समझने में हमें ज़्यादा याद होता है ना, और समझ में भी ज़्यादा आता है। तो देखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों स्टेट सीधा है ना,
तब यहाँ जो ज्वार भाटा होगा वह बृहत होगा, उसका तीव्रता बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इसको बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। ये आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में चंद्रमा ही होगा, नहीं, हो सकता है तो चंद्रमा इस साइड भी हो, है ना। तो लेकिन ये तीनों चीज को एक सीधी लाइन में जब होगा तब बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ आप सूर्य, पृथ्वी, उसके बाद चंद्रमा, यहाँ भी क्या है, बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में क्या है कि बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और ये केस में लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। थोड़ा सा इसको हम और डीपली से जान लेते हैं। देखिए, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा क्यों आते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा का निकट होता है, ठीक ना, पृथ्वी का जल जो किसके निकट होता है, चंद्रमा का निकट होता है, उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार भाटा आता है। और पूर्णिमा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों सीधे होते हैं और इस समय सबसे उच्च ज्वार भाटा आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस दिन जो है सबसे उच्च ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो आपको याद रहना चाहिए चंद्रमा, ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है उच्च ज्वार भाटा यानी बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन और सबसे लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होगा, इसको भी आप जान लीजिए। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है विपरीत दिशा से महासागरीय जल पर पड़ता है, तो उसमें जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो लघु ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक है, अब जो ज्वार भाटा है, उच्च ज्वार भाटा है, वह क्या क्या चीज में हमें हेल्प करता है उसको भी जान लेना चाहिए। तो उच्च ज्वार भाटा जो है, उच्च जो ज्वार है वो नौ संचालन में सहायक होता है। क्यों, कैसे ये नौ संचालन में सहायक होता है? तो ये जल स्तर का तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है तो उच्च ज्वार भाटा जो होता है इस तरह से फैलता है, तो नौ संचालन जो होता है अगर आप उसको तट के पास जाना है तो उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा, धक्का देगा, वो जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। और क्या चीज में ये हमारा जो उच्च ज्वार भाटा है वो सहायक होता है, हमें क्या चीज में हेल्प करता है? तो ये जो है मछली पकड़ने में हेल्प करता है। कैसे? तो मछलियां जो है उच्च ज्वार के कारण अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं, किनारे आ जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, मछुआरा बहुत आसानी से मछलियां पकड़ लेता है ना। और भी क्या, जो उच्च ज्वार भाटा है वो हमें और क्या चीज में हेल्प करता है? तो विद्युत को उत्पन्न करने में भी हेल्प करता है। राइट, यहाँ तक इम्पोर्टेंट चीज को हम लोग समझे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज को समझने की कोशिश करते हैं। महासागरीय धाराएं के बारे में समझेंगे कि महासागरीय धाराएं क्या है, इसकी विशेषता क्या है। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में सागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धारा होती है। ठीक ना, महासागरीय जो धाराएं होती है वो निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहती है। किस तरह से? निश्चित दिशा में बहती है। अगर पश्चिम डायरेक्शन में है तो पश्चिम में ही बहेगी और नियमित रूप से बहती रहती है। ठीक ना, महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडा हो सकती है। ठीक है, महासागरीय जो जलधाराएं होती है वो गर्म या ठंडा हो सकती है। सामान्यतः जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ठीक है, आप इसको रिपीट कर लीजिए कि गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो भूमध्य रेखा के
निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक ना, महासागरीय जो धारा है वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, बहती है किस ओर, तो ध्रुवों की ओर। ठीक है, और जो ठंडी धाराएं होती है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ठीक ना, अब हम लोग कुछ धाराएं को देखेंगे। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं जो है शीत जल धाराएं होती है। ठीक ना, जबकि गोल्फ स्ट्रीम गर्म होता, मतलब लेब्राडोर महासागरीय जो धारा है वो क्या है, ठंडी जल धाराएं हैं। ठीक ना, और जबकि गोल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो कैसा है, गर्म है। ठीक है, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म या ठंडी जल धाराएं मिलती है वह स्थान जो है विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पे महासागर की दोनों धाराएं मिलती हैं, ठंडा और गर्म, वहाँ जो है मछली का जो कारोबार होता है वहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ मछली ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक, यहाँ तक चीज क्लियर है। और एक पॉइंट इसमें आ जाता है कि जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वहाँ क्या होता है, कोहरा वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। वहाँ का जो मौसम होता है वो क्लियर नहीं होता है। राइट, तो यहाँ तक सारी चीज को हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। राइट, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, वो क्या है। तो हम लोग अभी समझे थे जल चक्र के बारे में कि महासागर से क्या होता है, वायुमंडल, फिर स्थल और फिर महासागर, या तो फिर वायुमंडल में जाकर इस तरह से वो चक्कर लगाते रहता है, उसे क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। हम लोग अभी पढ़े थे कि जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो कहाँ उत्पन्न होती है, तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और किस तरफ बहती है, तो ध्रुवों की तरफ। ठीक है, और गांव में जो है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। 4 नंबर में क्या है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो काम में है कश्यपन सागर। तो कश्यपन जो सागर है वो क्या है, एक विशालतम झील है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। ज्वार भाटा क्या है, जल में आवधिक चढ़ाव और उतार क्या है, ज्वार भाटा है, तो 2 का 2 हो जाएगा। सुनामी क्या है, तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। महासागरीय धाराएं क्या है, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएं हैं। ठीक है, इस तरह से इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि यहाँ से सीटेट एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। राइट, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइए। थैंक यू।